हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक दिन हम लोग 11th का क्लास लेंगे और एक दिन हम लोग 12th का लेंगे। ऑल्टर करते हुए 11th 12th हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिकॉज हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है और हमें 2026 से पहले अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म करना है, नीट से पहले, राइट। तो आज हम लोग एक 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको प्रीवियस सिलेबस के बारे में पता है, मतलब इससे पहले जो सिलेबस था उसके बारे में, इससे पहले जो एनसीईआरटी था उसके बारे में अगर आपको पता है तो आपने देखा होगा कि उस एनसीईआरटी में क्या किया गया था। 11th का जो पहला लेक्चर था या पहला टॉपिक था वो क्या था? वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो चैप्टर को अब फॉर्चुनेटली हो या अनफॉर्चुनेटली हो वो हटा दिया गया है, राइट। तो अब अगर आप देखेंगे नया एनसीईआरटी या नया सिलेबस तो वहां सिर्फ 3 ही चैप्टर, इस सेगमेंट फिर 3 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये है 3 कोर पार्ट जो हमको पढ़ना है और हमको समझना है। लेकिन इन पार्ट को समझने से पहले या इन टॉपिक को टच करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया लेंगे, थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेजेस कितने होते हैं एंड उसमें कितने इवेंट्स होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, डोंट वरी, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर इंट्रोडक्शन लेंगे तो आगे का जो चैप्टर है वो ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आएगा। सिर्फ 2 ही क्लास लूँगा मैं, आज का एक क्लास और एक नेक्स्ट क्लास, बस। और 2 क्लास में आपका बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक्स अगर हम लोग क्लियर करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, कुछ चीज़ों को जानेंगे तो क्या हो जाएगा, आने वाले जो चैप्टर है उसमें हमको ईजी हो जाएगा कोप अप करना। ठीक है, तो चलो, इस चैप्टर का आप नाम दे सकते हो बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दे सकते हो बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट 1। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, तो देखो, अगर हम लिखते हैं रिप्रोडक्शन, क्या लिखते हैं, रिप्रोडक्शन, राइट। देखो 2 वर्ड से बना है, एक वर्ड क्या है, री, एंड दूसरा है प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, री का मतलब होता है अगेन, बार बार, राइट, बार बार, अगेन एंड अगेन। एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस, राइट। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, अपने जैसा एक और इंडिविजुअल को बनाता है, फिर वो इंडिविजुअल और एक को बनाता है, फिर वो जाके और एक, फिर और एक, फिर और एक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने पापा से, मतलब मम्मी पापा से आया हूं, मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा जो है वो उनके पापा से आए होंगे, उनके पापा से, राइट। और ऐसे ऐसे पूरा जो फेजेस है, एक इंडिविजुअल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे चलता जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो क्या लिखेंगे, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्या लिखेंगे, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस which allows to produce, new individual from existing one, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अ बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, देखो, न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, किससे, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से। एक एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल है, उसी एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल
या नया प्रोजेनी या नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। क्लियर है? अब जो दिमाग में आपका आएगा क्वेश्चन कि रिप्रोडक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या क्यों रिप्रोडक्शन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो देखो आज से मान लो 500 साल पहले जो इंसान, आज से मान लो 500 साल पहले जो इंसान इस दुनिया में प्रेजेंट था, क्या वो इंसान आज भी प्रेजेंट है? नहीं है, राइट? आज हम लोग हैं इस दुनिया में, क्या आज से 1000 साल बाद हम लोग इस दुनिया में रहेंगे? द आंसर इज नो। लेकिन क्या ह्यूमन स्पीसीज, ह्यूमन एज अ स्पीसीज मतलब होमो सेपियंस सेपियंस क्या इस दुनिया में रहेगा? द आंसर इज यस। मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस दुनिया में एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रह सकता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों की बात करें तो आज से 1000 साल बाद हम लोग नहीं होंगे, और हम लोग अगर आज से 500 साल पुरानी बात करें तो वहां जो इंडिविजुअल प्रेजेंट थे, जो ह्यूमंस प्रेजेंट थे, वो आज नहीं है। तो मतलब ह्यूमंस का, इंडिविजुअल ह्यूमंस का टाइम जो है इस दुनिया में लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं ह्यूमन एज अ स्पीसीज, क्या वो इस दुनिया में है? हाँ, वो 500 साल पहले भी था, वो आज भी है, वो 1000 साल बाद भी रहेगा। ह्यूमन एज अ स्पीसीज, राइट? तो अगर हम लोग रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, हम लोग सिर्फ होमोसेपियंस को लेके बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये हर एक स्पीसीज में एप्लीकेबल है, हर एक स्पीसीज में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, राइट? चाहे वो आपका एव्स हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो फिश हो, कुछ भी हो, सबके लिए सेम चीज एप्लीकेबल है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो टाइम है इस दुनिया में वो लिमिटेड है। लेकिन अगर मैं बात करूं एज अ स्पीसीज की, तो वो स्पीसीज कंटिन्यूअली इस दुनिया में रह सकता है। वो कब पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम लोग कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शन करते रहे। मान लो कि आज हम एंटायर स्पीसीज मिलके ये डिसीजन लेते हैं कि हम लोग और रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो क्या होगा? धीरे 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 ह्यूमन का जो स्पीसीज है होमोसेपियंस सेपियंस वो खत्म होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा इस पूरी दुनिया में कोई भी होमोसेपियंस नहीं रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज हमने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया। तो यही है इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन का। क्या इस दुनिया में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो टाइम पीरियड है वो लिमिटेड है, लेकिन एक स्पीसीज का टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसके रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी के ऊपर, वो कितना अच्छा से रिप्रोडक्शन कर सकता है, राइट? तो इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? तो क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में? क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑफ व्हाट? ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस की, तो क्या हो जाएगा? इट एनेबल्स, it ensures the continuity of a species generation after generation, right? It ensures continuity of species generation after generation राइट? मतलब आज से 1000 साल बाद मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगा, या हम लोग जितने भी स्पीसीज आज, जितने भी ह्यूमंस आज इस दुनिया में हैं, वो शायद 1000 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन ह्यूमन एज अ स्पीसीज तब भी प्रेजेंट होगा। वो कौन इंश्योर करता है? वो इंश्योर करता है आपका रिप्रोडक्शन। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यही इंपॉर्टेंस है किसका? यही इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का। अब रिप्रोडक्शन के अंदर एक वर्ड आता है दैट इज लाइफ स्पैन। क्या आता है? एक वर्ड आता है दैट इज लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन क्या चीज है? व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। नेचुरल डेथ मतलब एज हो चुका है, एज होने की वजह से, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने की वजह से उनकी जो डेथ होती है उसको हम लोग नेचुरल डेथ में कंसिडर करते हैं। कोई भी
अनवांटेड सिचुएशन की वजह से उनका डेथ नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ स्पैन, राइट। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू natural death. The period from birth to natural death is called lifespan. अब हर एक स्पीसीज का जो लाइफ स्पैन होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो लाइफ स्पैन है ना, ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो क्या लिखेंगे? नॉट डिपेंडेंट ऑन साइज। मतलब साइज के ऊपर जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कौवे की, क्रो, और पैरट की, राइट, कौवे की और तोते की। अब क्रो और पैरट की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही बर्ड्स के अंदर आता है, दोनों की साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, राइट। लेकिन क्रो की लाइफ स्पैन क्या है? क्रो की अगर बात करें तो उसका लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स। कितने हैं? 15 साल, 15 ईयर्स। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें पैरट की तो उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? उसका लाइफ स्पैन होता है लगभग 140 ईयर्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। सेम टू सेम अगर हम बात करें एक मैंगो प्लांट की और एक पीपल ट्री की, तो मैंगो प्लांट का जो एवरेज लाइफ साइकिल होता है वो 100 से 200 के बीच में होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पीपल की ट्री की तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है लगभग 1500 से 2000 साल, या 2000 से भी ज्यादा हो सकता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेकिन मैंगो प्लांट और पीपल का ट्री दोनों का ही साइज ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही सेम कैटेगरी में आते हैं, दोनों ही एंजियोस्पर्म है, लेकिन फिर भी दोनों के जो लाइफ स्पैन है उसमें डिफरेंस देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जो लाइफ स्पैन है ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये क्या नहीं करता? ये साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा लाइफ स्पैन में हमने क्या देखा? लाइफ स्पैन में हमने देखा कि हर एक इंडिविजुअल क्या करता है, जन्म से लेके जो नेचुरल डेथ होता है उस पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे थे? उस पीरियड को हम लोग बोल रहे थे लाइफ स्पैन, राइट। इसका मतलब क्या देखा हमने कि हर एक इंसान इस दुनिया, हर एक स्पीसीज का इस दुनिया में जो टाइम है वो लिमिटेड है। मतलब कोई भी इमॉर्टल नहीं है। मतलब डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर एवरी स्पीसीज, फॉर एवरी इंडिविजुअल, नॉट एवरी स्पीसीज, फॉर एवरी इंडिविजुअल, राइट। लेकिन तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ? हम लोग लिखेंगे नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल। मतलब हर एक की, कोई भी इमॉर्टल नहीं है। मतलब इस दुनिया में कोई भी मतलब हर किसी की डेथ जो है वो सर्टेन है, मतलब वो होगा ही, राइट, वो होगा ही। तो नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, हमने क्या देखा कि हर एक पर्सन का डेथ जो है वो तय है, हर एक इंडिविजुअल का जो डेथ है वो तय है, लेकिन किसको छोड़ के? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। भाई इनको ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? अगर हर इंडिविजुअल का मौत जो है वो तय है तो इनको ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए कि इनका कभी डेथ ही ना हो? तो याद करो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में आपका जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन मेथड है वो क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है? थ्रू सेल डिवीजन। तो अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, देखो अगर हम बात करते हैं सिंगल सेल्ड
ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पे क्या होता है रिप्रोडक्शन वाया सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन वाया सेल डिवीजन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसे होता है थ्रू सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी कैसा माइटोसिस होता है। सेल डिवीजन में भी कौन आता है, सेल डिवीजन में भी आता है माइटोसिस। कौन आता है आपका माइटोसिस। तो क्या होगा, तो कुछ ऐसा होगा, मान लो ये मदर सेल है, ये मदर सेल का न्यूक्लियस है। तो जब मैंने सेल डिवीजन को पढ़ाया था, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, कहाँ पे मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजिकल जो फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लीज़ उसको देखिए, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये क्या है, दिस इज अ मदर सेल, दिस इज नथिंग बट द मदर सेल। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डबल हो जाता है, राइट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ अ सेल। ये क्या होता है, ये डबल होता है पहले, और जितने भी जेनेटिक मटेरियल है, जितने भी क्रोमोसोम हैं, जितने भी चीजें हैं एक सेल के अंदर, वो क्या होता है, वो डबल होते हैं, पहले डबल होते हैं, राइट। तो क्या होता है, हर एक चीज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक चीज डबल होता है, राइट, डबल होता है। सो दिस फेज इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल मान लो ये मदर सेल है, राइट, ये मदर सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स है, जेनेटिक मटेरियल्स है और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले ये अंदर की जितनी भी चीजें हैं उसको पहले डबल करता है, क्योंकि उसको आधा आधा हिस्से में बांटना है। तो क्या करेगा, वो सारी की सारी चीजों को डबल करता है। जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, खास करके न्यूक्लियस को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के बाद वो अपना जो साइज है उसको इंक्रीज करता है और उस साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करता है, और साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करने के बाद क्या करता है, आधे हिस्से में बांट देता है और अलग हो जाता है। तो ये क्या बन गया, एक डॉटर सेल, ये क्या बन गया, एक डॉटर सेल। पहले ऐसे था, फिर डबल किया सब कुछ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म का मतलब सेल थोड़ा सा इंक्रीज किया। ऑब्वियस सी बात है, अगर हर एक चीज सेल के अंदर जितने भी चीजें थी अगर वो डबल हो जाएंगे तो क्या होगा, सेल का साइज बढ़ नहीं जाएगा, तो सेल का साइज बढ़ गया, तो सेल का अब क्या होगा, अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर अलग, ये एक डॉटर सेल, ये एक डॉटर सेल। तो दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन थ्रू रिप्रोडक्शन वाया सेल डिवीजन। तो क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर क्या हुआ, फिर हो गया साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये एक डॉटर सेल बना, ये एक डॉटर सेल बना, इसमें एक न्यूक्लियस आ गया, इसमें एक न्यूक्लियस आएगा। तो ये क्या हो गया, दिस टुवर्ड्स व्हाट, दिस टुवर्ड्स डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या किसी भी बॉडी को हमने एज किसी भी बॉडी को हमने छोड़ा है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का जब डेथ होता है तो हम क्या देखते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो रह जाता है, राइट, पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रह जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई भी पार्ट, ये मदर सेल था, फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे हुआ साइटोकाइनेसिस, और क्या हुआ, और दो डॉटर सेल बने। लेकिन क्या यहाँ पे मदर सेल का कोई भी पार्ट छूट गया, तो क्या हुआ, नो बॉडी पार्ट इज लेफ्ट फॉर डाई। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नो बॉडी पार्ट इज लेफ्ट टू डाई। मतलब यहाँ पे मदर सेल का
कोई भी बॉडी पार्ट को छोड़ दिया गया है मरने के लिए? द आंसर इज नो। मदर सेल था, कैरियोकाइनेसिस हुआ, सब कुछ डुप्लीकेट डबल डबल हो गया, साइज भी इंक्रीज कर गया और दोनों सेल में डिवाइड हो गया। मदर सेल का कोई भी पार्ट यहां हमने मरने के लिए क्या छोड़ दिया है? नहीं। तो नो बॉडी पार्ट इज लेफ्ट टू डाई। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी बॉडी पार्ट एज अ लेफ्ट मतलब छूट नहीं जाता है मरने के लिए। तो इसी वजह से इसको हम लोग डेथ नहीं बोल सकते। इसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते? इसको हम लोग डेथ नहीं बोल सकते। इसलिए क्या होता है कि नो ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक इंडिविजुअल की जो डेथ है वो सर्टेन है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों? बिकॉज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वाया सेल डिवीजन। वो सेल डिवीजन भी कैसा? थ्रू माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है? मदर सेल पहले न्यू कैरियोकाइनेसिस करता है, फिर साइटोकाइनेसिस करता है, फिर 2 डॉटर सेल्स बनाता है। तो मदर सेल का कोई भी पार्ट ऐसे रह नहीं जाता है या हम लोग छोड़ नहीं देते हैं मरने के लिए। तो हम लोग इसको डेथ कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है? गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जस्ट अ मिनट। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। अब ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा, ये किस पे ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसका उस ऑर्गेनिज्म या उस इंडिविजुअल के हैबिटेट के ऊपर, या पर्टिकुलरली बोले उस स्पीसीज के हैबिटेट के ऊपर कि उस स्पीसीज के लिए फेवरेबल कंडीशन कैसा है, अनफेवरेबल कंडीशन कैसा है, उस स्पीसीज का इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है। ये सारी की सारी चीजें ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज जो है वो क्या करेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जितने भी सिंपल स्ट्रक्चर्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, एक न्यूक्लियस, कुछ थोड़ा बहुत सेल, साइटोप्लाज्म, थोड़ा बहुत, बस खत्म। बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो एक ह्यूमन की बॉडी पार्ट में कितने सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं एक एमीबा की, तो एमीबा का बॉडी टाइप क्या कॉम्प्लेक्स है? सिर्फ एक थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म है, एक न्यूक्लियस है और बाकी जो सेल्स में रहते हैं वो सारी चीज़ें हैं और स्यूडोपोडिया है, दैट्स इट, खत्म हो गया। तो मतलब क्या हुआ? उसका जो बॉडी है वो सिंपल ऑर्गेनाइज्ड है, सिंपली ऑर्गेनाइज्ड है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या देखा जाता है? उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे जाते हैं। और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले बॉडी होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं उनमें क्या देखा जाता है? उनमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, राइट। ये मैं एक ओवरऑल केस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर एक हायर प्लांट में, बहुत सारे ऐसे हायर प्लांट्स भी हैं जिसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक ओवरऑल मतलब एक जनरल बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर सिंपल बॉडी टाइप है किसका तो उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर किसी का कॉम्प्लेक्स बॉडी टाइप है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होता है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत क्या डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ऑलरेडी मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। आप बोलोगे कहाँ? इसका मतलब आप मेरे लेक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप ये पूछते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कहाँ पढ़ाया है, इसका मतलब आप मेरे लेक्चर को फॉलो नहीं कर रहे हो। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में जाके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ाया था, बहुत डिटेल में जाके हर एक चीज़ को, हर एक पार्ट को, सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक ओवरव्यू लेंगे जस्ट, ठीक है। चलो, अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिए। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये कैसा होता है? ये यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल का मतलब only one parent involved, only one parent involved, only one parent involved, सिर्फ एक ही पेरेंट जो है इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। दूसरा क्या होता है?
with or without gamete formation, with or without gamete formation, without gamete formation। यहाँ पे गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। गैमेट का जो फॉर्मेशन है वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन is strictly absent, is strictly absent। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी स्पीसीज में या किसी भी इंडिविजुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उसने क्या किया, उसने गैमेट भी बनाया, उसने गैमेट भी बनाया। लेकिन गैमेट तो बनेगा लेकिन गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है गैमेटिक फ्यूजन का, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन भी सकते हैं, गैमेट नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन गैमेटिक फ्यूजन कभी नहीं होगा। गैमेटिक फ्यूजन जो है वो कभी नहीं होगा। व्हाट इज गैमेटिक फ्यूजन? दो गैमेट्स जब फ्यूज करते हैं तब उसको बोला जाता है गैमेटिक फ्यूजन या सिनगैमी, राइट। तो वो गैमेटिक फ्यूजन जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी नहीं होगा, नेवर। क्लियर? कैसा होगा और क्या होगा? सेल डिविजन कैसे होंगे? सेल डिविजन वाया माइटोसिस। यहाँ पे माइटोसिस माइटोसिस सेल डिवीजन देखा जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या देखा जाएगा? यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन देखा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे हम लोग मियोटिटिक सेल डिवीजन देखेंगे, मतलब मियोसिस देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? माइटोसिस, वहां पे क्या देखेंगे? मियोसिस। क्लियर है? और क्या होता है, अब माइटोसिस हो रहा है, कुछ ही देर पहले हमने माइटोसिस को देखा। माइटोसिस में क्या देखा हमने? माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस देखा। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या हुआ कि मदर सेल का जो न्यूक्लियस था वही न्यूक्लियस क्या हो गया? डबल हो गया। मदर सेल में जितने भी कंटेंट थे वो क्या हो गए? वो डबल हो गए। मदर सेल के जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो क्या है? वो डबल हो गए। मदर सेल के जितने भी जेनेटिक मटेरियल थे वो क्या हो गए? वो डबल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, और वही मदर सेल के जो जेनेटिक्स है, जो क्रोमोसोम है, जो सब कुछ है, वो जब डबल हुआ है वही तो पास ऑन हुआ है डॉटर सेल में। वही क्या हुआ है? वही पास ऑन हुआ है डॉटर सेल में। क्लियर? तो अगर माइटोसिस होता है तो माइटोसिस की वजह से अगर दो इंडिविजुअल बनते हैं, माइटोसिस की वजह से अगर दो डॉटर सेल्स बनते हैं, वो डॉटर सेल एक दूसरे के साथ और अपने पेरेंट के साथ कैसे होंगे? सिमिलर टाइप में होंगे, राइट। कैसे होंगे? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सिमिलर विथ ईच अदर एज वेल एज देयर पेरेंट्स, राइट। मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे। क्यों? बिकॉज उनमें जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है या उनमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है वो कहां से आया है? वो आया है अपने पेरेंट से। पेरेंट मतलब एक सिंगल पेरेंट से आया है, तो इसी वजह से वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दो इंडिविजुअल बने हैं, उनके साथ भी सिमिलर होगा और अपने पेरेंट के साथ भी सिमिलर होगा। इस टाइप ऑफ इंडिविजुअल को क्या कहा जाता है? इस टाइप ऑफ इंडिविजुअल को बोला जाता है क्लोन। एक टर्म यूज किया जाता है क्लोन, जो इस टाइप ऑफ इंडिविजुअल को बोला जाता है। क्लियर है? चलो, तो फिफ्थ क्या होगा? इन दिस प्रोसेस the individuals produced are exact copies of each other and their parents, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट के साथ भी सिमिलर होंगे। ठीक है,
exact copies of each other and their parents as they have all of their chromosomes from one parent. Clear? This process, the individual produce are exact copies of each other and their parent as they have all their chromosomes from one parent. Right? Clear है? तो this type of morphologically and genetically similar. This type of morphologically and genetically similar individuals are called clones. क्या बोला जाता है? क्लोन्स बोला जाता है. किसको? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन्स. क्या ये क्लोन का होना आपके ह्यूमन में ये पॉसिबल नहीं है. आप बोलोगे सर ट्विंस तो एक ही जैसे दिखते हैं. हाँ, हो सकता है ट्विंस जो है वो एक ही जैसे दिखने में हो जाए, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो जाए, लेकिन ट्विंस जो है वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं होंगे. राइट? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज होता है मियोसिस, जिसमें होता है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकली अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो हो सकता है उनमें जो मॉर्फोलॉजी है वो सेम हो, लेकिन वो जेनेटिकली सेम नहीं होंगे. ठीक है? उनका अगर दोनों ट्विंस का अगर आप थंब प्रिंट लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों ही फिंगर प्रिंट में जो पैटर्न होगा वो कंप्लीटली अलग होगा एक दूसरे के साथ. ठीक है? लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगा और जेनेटिकली भी ये दोनों सिमिलर होंगे. और अगर हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये कैसा होता है? ये बहुत स्लो प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है? ये बहुत स्लो प्रोसेस है. सॉरी, माय मिस्टेक. ये बहुत क्विक प्रोसेस है. क्विक प्रोसेस, बहुत जल्दी हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत इलेबोरेट है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है? बहुत सारे स्टेजेस, डिफरेंट स्टेजेस उनमें देखे जाते हैं. ठीक है? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एक बार रिवीजन करा देता हूं मैं. हालांकि मैंने हर एक चीज़ को वहाँ पे इन डिटेल में समझाया था आपको. आपने अगर नहीं देखा है वो वाला लेक्चर तो प्लीज़ जाके देख लीजिए. मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. कैसे कैसे हो सकते हैं? थ्रू बाइनरी फिशन हो सकता है, हो सकता है. और कैसे हो सकते हैं? आपका बर्डिंग हो सकता है थ्रू बर्ड्स. और क्या हो सकता है? थ्रू जूस्पोर्स हो सकता है, राइट. और कैसे हो सकते हैं? और आपका हो सकता है कोनिडिया फॉर्मेशन में हो सकता है. और कैसे हो सकते हैं? और आपके गेम्यूल्स के साथ भी हो सकते हैं. बाइनरी फिशन कहाँ कहाँ देखा जाता है? तो बाइनरी फिशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिशन देखा जाता है आपके एमीबा में एंड पैरामेशियम में. अगर हम बात करें बर्डिंग की, तो बर्डिंग कहाँ देखा जाता है? आपके ईस्ट में देखा जाता है. और कहाँ देखा जाता है? और हाइड्रा में देखा जाता है. जूस्पोर्स कहाँ देखे जाते हैं बताओ? क्लामाइडोमोनस. अब याद आया कुछ? क्लामाइडोमोनस में देखा जाता है. कोनिडिया कहाँ देखा जाता है? पेनिसिलियम में देखा जाता है. और कहाँ देखा जाता है? गेम्यूस कहाँ देखा जाता है? गेम्यूस देखा जाता है आपके स्पॉन्ज में. राइट?
These are some types of sexual reproduction. These are some types of sexual reproduction. ये हर एक चीज को मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में इन डिटेल में डिस्कस किया था. व्हाट इज बर्डिंग, व्हाट इज बर्ड्स, व्हाट इज जूस्पोर, कोनिडिया, गेम्यूल्स. गेम्यूल्स को मैंने डिस्कस किया था आपके एनिमल किंगडम में, राइट, जहाँ हम लोग स्पॉन्ज को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ मैंने गेम्यूल्स को डिस्कस किया था. लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ये हमने ऑलरेडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एक क्या होता है, और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एक क्या होता है, और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अच्छा खासा चल रहा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सब कुछ सही था, एग्जैक्ट कॉपीज बन रहे थे, क्लोन बन रहा था, क्विक प्रोसेस हो रहा था, तो अचानक से आपने कहा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स भी है, वो स्लो प्रोसेस भी है और एलैबोरेट भी है. तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होगी. अगर देखा जाए, अगर हमारा फंक्शन, जो मैंने कहा कि हमारा फंक्शन क्या है, इस दुनिया में अपने स्पीसीज को बनाए रखना, होमो सेपियंस सेपियंस को बनाए रखना, इसी वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट. तो अच्छा खासा मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज ये क्विक प्रोसेस है. तो ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन हम लोग कर पाएंगे, या कोई भी स्पीसीज ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन कर पाएगा, राइट. तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमें एक स्लो प्रोसेस की जरूरत होगी, असेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत होगी. तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस. क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस. क्या होता है, मियोसिस. हालांकि अब तक हमने सेल एंड सेल साइकिल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो लेकिन जब हम लोग सेल साइकिल वाला चैप्टर 11 में पढ़ेंगे तब मैं वहां पे आपको इन डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा. बस आप इतना जान लीजिए कि मियोसिस में एक स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन. क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब दोनों जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान होता है. इससे जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा इधर यहाँ जाता है, इससे थोड़ा सा पार्ट यहाँ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. अभी के लिए इतना बस जान लीजिए, बाद में जब हम लोग सेल साइकिल पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्या होता है, एंड रिकॉम्बिनेशन होता है. क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन. इसी क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस देखे जाते हैं. लीड्स टू वेरिएशन, लीड्स टू वेरिएशंस, लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू वेरिएशंस. फॉर एग्जांपल, मान लो कोई एक फादर है और एक मदर है. मान लो वो दोनों ने मिलके उनके 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, या 3 लड़कियां हैं या 2 लड़के, व्हाटएवर. ठीक है. लेकिन पांचों ही एक दूसरे के साथ अलग दिखेंगे. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पांचों ही सेम टू सेम दिखे, पांचों ही अलग अलग दिखेंगे. तो किसकी वजह से हो रहा है, ये जो इसी को कहा जाता है वेरिएशंस, राइट. इसे क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वेरिएशंस. मैं कौन हूं, मैं होमो सेपियंस सेपियंस हूं, तो इसी वजह से मैं जितने भी एग्जांपल्स है वो होमो सेपियंस सेपियंस के रिस्पेक्ट में दे रहा हूं. लेकिन जितने भी ऑर्गेनिजम्स है या जितने भी स्पीसीज है जहां पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहां पे हम लोग ये वेरिएशन देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बिल्ली है, मान लो उस बिल्ली ने 5 बच्चे दिए, वो पांचों बच्चे ही दिखने में अलग होंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि पांचों बच्चे एक दूसरे के साथ दिखने में एग्जैक्ट हो जाए, नहीं हो सकता. क्यों नहीं होगा, बिकॉज मियोसिस हुआ है. मियोसिस की वजह से क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिसने क्या किया है, वेरिएशन बनाया है. क्या बनाया है, वेरिएशंस बनाया है. और यही वेरिएशन की वजह से क्या होता है, लीड्स टू वेरिएशन. और ये वेरिएशन क्या करता है, enhanced the survival rate, enhance the survival rate.
ये क्या करता है, ये वेरिएशन क्या करता है, सर्वाइवल रेट को एनहांस करता है, राइट। सर्वाइवल मतलब डार्विन ने क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस दुनिया में वही जिंदा रह सकता है जो फिट है सर्वाइवल के लिए, राइट। तो देखा गया है जितने भी सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्यों? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से होता है वेरिएशन, और यही वेरिएशन की वजह से एनहांस द सर्वाइवल रेट। यही वेरिएशन क्या करता है, सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक मेल है, मान लो कि एक मेल है और एक फीमेल है। अब मेल जो है इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब मसल पावर बहुत ज़्यादा है, एकदम लंबा चौड़ा है, अच्छा खासा मसल है उनमें, तो इनमें मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है उनके अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक्स। मेल में जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मेल है, दूसरा फीमेल है, मतलब मान लो फीमेल में स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ब्रेन पावर ज़्यादा है। ब्रेन पावर क्या है, ब्रेन पावर बहुत अच्छा खासा है, राइट। तो जब मान लो कि इन दोनों की शादी हुई, फिर एक बच्चा आया, राइट, एक बच्चा आया, तो इस बच्चे में क्या दिखेगा, इस बच्चे में ये स्ट्रेंथ वाले जीन्स भी होंगे और ये ब्रेन वाले जीन्स भी होंगे, राइट। स्ट्रेंथ के जो जीन्स है ये जीन्स भी प्रेजेंट होंगे और ये ब्रेन के जीन्स भी प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इस मेल के पास क्या था, ब्रेन अच्छा खासा नहीं था लेकिन स्ट्रेंथ बहुत था। इस फीमेल के पास था क्या था, स्ट्रेंथ उतना नहीं था लेकिन ब्रेन बहुत अच्छा था। दोनों ने शादी किया, फिर बच्चे हुए, तो बच्चे होने के बाद क्या हुआ, इनके बच्चे में क्या आएगा, स्ट्रेंथ वाले जीन्स भी आएंगे फादर से, और मदर से ये ब्रेन वाले जीन्स भी आएंगे। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कैसे सर्वाइवल रेट इन्हांस्ड हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, बस आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ओवरऑल देखिए, उससे ज़्यादा मत देखिए कि नहीं सर बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करता है, ये वो अलग अलग से हो सकता है, दैट इज ट्रू, लेकिन अभी के लिए इतना, आपके लिए इतना ही ज़रूरी है, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ वाले जीन्स भी आ गए चाइल्ड में और ब्रेन वाले जीन्स भी आ गए। तो अब ये जो बच्चा बना इसमें मसल पावर भी बहुत अच्छा खासा है और ब्रेन का पावर भी अच्छा खासा है। तो ये जो बच्चा है ये इन दोनों से सर्वाइवल रेट इस बच्चे का ज़्यादा नहीं है। मान लो एक ऐसा काम आ गया इस मेल की वजह, फॉर एग्जाम्पल इस मेल के लिए एक ऐसा काम आ गया जो ब्रेन पावर की ज़रूरत है, मसल स्ट्रेंथ से कोई काम नहीं करेगा, तो ये क्या वो मेल वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? नो। अगर मैं बात करूँ इस फीमेल की, मान लो एक जगह फीमेल, एक ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे उसको मसल पावर चाहिए, ब्रेन पावर नहीं, तो क्या ये फीमेल सर्वाइव कर पाएगा? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बच्चे को अगर ऐसे कंडीशन में डाल दे, राइट, लेकिन ये बच्चा जो है ये दोनों ही कंडीशन में क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? बिकॉज इसके पास अच्छा खासा मसल भी है और अच्छा खासा ब्रेन भी है, तो दोनों सिचुएशन में ये सर्वाइव कर जाएगा। तो क्या हुआ, इस बच्चे में सर्वाइवल रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मेल एंड इज दिस फीमेल, मतलब उसके मम्मी पापा से इस बच्चे का सर्वाइवल रेट ज्यादा है। और क्यों, कहाँ से ये जीन्स आया, ये जीन्स आया मियोसिस से, जहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन देखा। इसकी वजह से क्या हुआ, इसके वजह से वेरिएशन आया, और इसने वेरिएशन ने क्या किया, इस चाइल्ड का सर्वाइवल रेट को एनहांस कर दिया। क्लियर? सो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना था कि कैसे सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है, दैट्स इट। बस एज ए एग्जाम्पल इसको याद रखिए, जितने ज्यादा एग्जाम्पल से चीजों को याद रखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा चीजें याद रहेंगी, ठीक है। चलो, तो अब कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे देखते हैं। चलो, तो हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वहां हमने क्या देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था आपका
यूनिपेरेंटल, ये यूनिपेरेंटल और बाइपेरेंटल दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है? यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाइपेरेंटल भी हो सकता है। मोस्टली बाइपेरेंटल होते हैं, मोस्टली बाइपेरेंटल होते हैं। बाइपेरेंटल मतलब मेल होगा और फीमेल होगा, मेल मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट्स बनाएगा, राइट। क्या होगा? बाइपेरेंटल मतलब क्या है? मेल होगा और आपका फीमेल होगा। मेल क्या करेंगे? मेल गैमेट्स बनाएंगे और फीमेल क्या करेंगे? फीमेल फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। और यूनिपेरेंटल हुआ तो क्या बनेगा? यहाँ पे भी दो ही गैमेट बनेंगे, लेकिन एक ही पेरेंट दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनाएगा। एक ही पेरेंट दो डिफरेंट टाइप, टू डिफरेंट गैमेट्स, टू डिफरेंट गैमेट्स। एक ही पेरेंट क्या बनाएगा? दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाएगा। यहाँ पे मेल फीमेल नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रेन होता है, प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। ये भी मैंने डिस्कस किया था आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। मैंने बोला था ना कि हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसीलिए बोला था कि एक दूसरे के साथ हर एक चैप्टर लिंक्ड है, ठीक है। कोई भी चैप्टर ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता, हर एक चैप्टर एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो इसी वजह से मैंने वो कहा था कि क्या होगा? यूनिपेरेंटल है तो दोनों ही गैमेट्स जो बनेंगे वो एक ही पेरेंट से बनेगा, और बाइपेरेंटल है तो मेल मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमेट बनाएगा, सिंपल। और यहाँ पे मेल फीमेल गैमेट्स नहीं होता है, यहाँ पे प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन होता है, जो आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको बताया था, ठीक है। तो यूनिपेरेंटल बाइपेरेंटल दोनों हो सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा ही, गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेटिक फ्यूजन, एंड गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन। वहां हमने क्या देखा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन था, फ्यूजन जो था वो स्ट्रिक्टली एब्सेंट था। लेकिन यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, वहां पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होगा ही, गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही, एंड गैमेटिक फ्यूजन भी होगा ही, स्ट्रिक्टली प्रेजेंट, ठीक है। ये दूसरा हो गया। थर्ड क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे हम लोग मियोसिस देखेंगे। क्या देखेंगे? मियोसिस। तो मियोसिस होगा, इसका मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम लोग वेरिएशंस देखेंगे, मतलब यहाँ पे क्लोन नहीं देखे जाएंगे। क्लोन किसे कहते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली दोनों ही सिमिलर हो तो उसे क्लोन कहा जाता है ना। तो यहाँ पे क्लोन देखे जाएंगे? नहीं देखे जाएंगे, सिंपल। तो क्या होगा? यूनिपेरेंटल बाइपेरेंटल हो सकता है, गैमेट फॉर्मेशन होगा ही, गैमेटिक फ्यूजन होगा ही, मियोसिस होगा। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ, ये एक बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, स्लो है, बहुत ज्यादा इलेबोरेट है एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स, स्लो है, बहुत टाइम लगता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर मैं होमोसेपियंस सेपियंस की बात करूं तो हमें रिप्रोडक्शन करने में कितना पार्चुरेशन मतलब कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 270 टू 280 डेज, और लगभग 9 महीने, 270 टू 280 डेज, राइट, लगता है। बहुत ज़्यादा इलेबोरेट प्रोसेस है। अगर ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट का फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, फिर धीरे धीरे सेल डिवीजन होता है तो बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर वो सेल्स का सेल डिफरेंशिएशन होता है, उस डिफरेंशिएशन से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट प्रोसेस है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। लेकिन फिर भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज इसमें वेरिएशन है। वेरिएशन की वजह से जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, राइट। जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या करता है वो ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर हायर प्लांट्स या हायर एलिमेंट्स को मतलब छोड़ दें तो लोअर प्लांट्स या लोअर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट्स की, टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, तो जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। So this is all about sexual reproduction, uniparental and biparental, gamete formation, meiosis, slow and elaborate complex process. This is all about sexual reproduction. right? एक चीज है जो मैं आपको लिखाना भूल गया, that is vegetative reproduction. एक और टर्म हम लोग
देखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. जस्ट अ मिनट. या एक और टर्म हम लोग देखते हैं अच्छा खासा, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट. इन हायर प्लांट, मतलब हायर प्लांट्स या प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, मोस्टली हायर प्लांट्स में, राइट. इन प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स लिख देते हैं, ठीक है. इन हायर प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स we use ये हायर प्लांट और प्लांट दोनों ही हो सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. we use the term vegetative reproduction instead of vegetative reproduction instead of what? Instead of आपका asexual reproduction. कुछ यूनिट्स या स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. याद करो, हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी. कहाँ पढ़ा है? मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया है हमने. यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन आ जाता है? आपका आ जाता है राइजोम, डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजी में. फिर आ जाता है आपका रनर, यस, इसको भी हमने डिस्कस किया है. फिर आ जाता है आपका सकर, ये भी हमने डिस्कस किया है. फिर आपका आ जाता है बल्ब, ये भी हमने डिस्कस किया है. फिर आ जाता है आपका स्टोलॉन, ये भी हमने डिस्कस किया है. फिर आ जाता है ऑफसेट, ये भी हमने डिस्कस किया है. तो ये सारे के सारे क्या है? दिस आर द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ये सारी की सारी चीजें हमने देखा था, राइजोम, रनर, सकर, बल्ब, स्टोलॉन, ऑफसेट. ये सारी की सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी? ये सारी की सारी चीजें हमने डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी में. ये सारी की सारी चीजें क्या है? दिस आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, right? Vegetative reproductive structures. These structures are called vegetative propagules. इनको क्या कहा जाता है? These structures are called vegetative propagules. इसे क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहा जाता है. क्यों वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहा जाता है? बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या करते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, राइट. ये क्या करते हैं? इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं. इसी वजह से इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, बिकॉज इससे उनका वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कुछ नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है. लेकिन हायर प्लांट्स में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना बोल के हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्लियर है? वेरी गुड. और एक चीज है जो मैं करा ही देता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लीजिए. इंसिस्टेशन, एक टर्म आता है इंसिस्टेशन. क्या आता है? इंसिस्टेशन. व्हाट इज इंसिस्टेशन? इंसिस्टेशन का मतलब होता है सिस्ट का फॉर्मेशन. इंसिस्टेशन इज नथिंग बट सिस्ट फॉर्मेशन को ही हम इंसिस्टेशन बोलते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन. तो क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है? जब मीडियम में न्यूट्रिएंट कम हो जाता है, राइट. मीडियम में न्यूट्रिएंट कम हो जाता है तो जो एमीबा होता है वो क्या करता है? जितने भी उसका स्यूडोपोडिया है, राइट,
फॉर एग्जाम्पल एमीबा कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द स्यूडोपोडिया। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या है, दिस आर नथिंग बट द स्यूडोपोडिया। इसी को तो स्यूडोपोडिया कहा जाता है, राइट। तो ये क्या है, दिस आर स्यूडोपोडिया। तो अमीबा क्या करता है, जितने भी उसका स्यूडोपोडिया है उसको विथड्रॉ कर लेता है और अपने चारों तरफ एक 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर बना लेता है जो सिस्ट की तरह दिखता है, राइट। इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंसिस्टेशन, राइट। तो क्या लिखेंगे, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered structure और cyst, अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड का स्ट्रक्चर या सिस्ट बना लेता है। क्यों, बिकॉज उसको अनफेवरेबल कंडीशन जो है उसको सरवाइव करना है, राइट। क्या करना है, अनफेवरेबल कंडीशन को उसके सरवाइव करना है, राइट। स्ट्रक्चर और सिस्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड what is called encystation. This process is called encystation. इसी प्रोसेस को बोला जाता है encystation, राइट। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आता है तो क्या करता है अमीबा, उसी सिस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे अमीबा बनाते हैं, बहुत सारे छोटे अमीबा बनाते हैं। और क्या होता है, वो जो मान लो कि अनफेवरेबल कंडीशन आया तो अमीबा ने क्या किया, अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर लिया और अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लिया। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया तो क्या किया, अंदर उसने बहुत सारे छोटे अमीबा बना के रखे या छोटे स्पोर बना के रखे, अमीबल स्पोर बना के रखे। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया क्या हुआ, उसका वो जो सिस्ट था वो ऐसे रप्चर हो जाएगा सिस्ट, और अंदर के जितने भी स्पोर्स है या जितने भी छोटे अमीबा है वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आ गया, मीडियम में न्यूट्रिएंट अच्छा खासा प्रेजेंट है, तो ये स्पोर्स या ये छोटे अमीबा जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, तो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पोरुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन। इतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये टर्म मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट था तो मैंने लिखा दिया। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार जान लीजिए कि ये जो विथड्रॉ कर लेता है और लेयर बना देता है, बस इसको बोला जाता है इंसिस्टेशन। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो अंदर से वो जो छोटे अमीबा है वो इस सेल वॉल को रप्चर करके, मतलब इस सिस्ट को रप्चर करके बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखा, पहले रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, क्यों रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंस है वो देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल देखा, एसेक्सुअल देखा, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग करते हैं वो भी हमने देखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी सी, मतलब एक ही क्लास लगेगा, और जहाँ हम लोग डिफरेंट डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने फेजेस होते हैं और मतलब कितने स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस 2 लेक्चर को क्यों मैं ये 2 लेक्चर ले रहा हूँ, मैं 2 लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ कि ये 2 लेक्चर क्या करेगा, आगे के जितने चैप्टर्स आएंगे ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाए, प्लांट रिप्रोडक्शन हो जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो जाए, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। अगर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए रिप्रोडक्शन के बारे में तो वो चैप्टर आपके लिए अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा।
अगर आप रट्टा मारने चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत बेस आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहाँ रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।